हेलो गाइस, आज कंप्यूटर क्लासेस की ओर से बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकेंड पेपर अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी सेकेंड ईयर की ये जो केमिस्ट्री के पेपर आपको पढ़ाया जाएगा ये डीडीयू सिलेबस के पर आधारित है और आप इस केमिस्ट्री सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इससे पहले आपको मैं बता दूं पढ़े होंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री बीएससी में 3 पेपर होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज की। फर्स्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये होता है थर्ड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके डिफिनेशन भी आप जानते होंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरकन्वर्जन known as chemistry, and father of chemistry is known as Lavoisier and grandfather of chemistry known as Berzelius. Chemistry are divided in different parts by Robert Boyle, because Robert Boyle is the first scientist which discovered the gaseous law. So we can say that chemistry is divided by Robert Boyle. Chemistry first are divided into physical chemistry, inorganic chemistry as well as organic chemistry. What is the physical chemistry? The branch of chemistry in which studies about the principles and theory of chemical reactions known as physical chemistry. Inorganic chemistry, the branch of chemistry in which studies about the properties of all elements known as inorganic chemistry, or the branch of chemistry in which studies about the properties of all elements and its compounds except carbons known as inorganic chemistry. Organic chemistry, the branch of chemistry in which studies about the compound of carbons only known as organic chemistry. It means रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने 2 डिफिनेशन बताया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन करते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन था रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों के गुण उनके यौगिक कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स कार्बन है इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन इनऑर्गेनिक में करेंगे और इसके यौगिक का अध्ययन, इसके कंपाउंड का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि कार्बन के भी यौगिकों का अध्ययन इसमें करने लगे, नहीं। इसको छोड़कर जितने भी हमारे 117 तत्व हैं लगभग उनके यौगिकों का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। हीलियम अक्रिय गैस परिवार को छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत कम कंपाउंड पाए जाते हैं, केवल जेनान का ही पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त की जाती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिविंग थिंग से प्राप्त की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त की जाती है। और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर जो कंपाउंडों का अध्ययन किया गया तो बर्जेलियस ने पाया था कि इसमें वाइटल फोर्स होती है और इसी वाइटल फोर्स के आधार पर इन्होंने बताया था कि ये वाइटल फोर्स किसी प्रयोगशाला में नहीं बन सकती, बट इनके शिष्य ओहलम ने
1828 में यूरिया वगैरह बना के दिखाया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब वो पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो हमारी हेडिंग है कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, अभी हमने डेफिनेशन बताया कि जिसमें पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप पढ़े होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, फिर पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड, और थर्ड पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पढ़े होंगे आप। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? दोज बॉन्ड इन विच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दोज बॉन्ड इन विच lone pair electrons are donated into vacant orbitals of the atoms. It means acceptors known as coordinate bond or donor bond. अर्थात सुन लीजिए, वे बॉन्ड जिसमें साझे की इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में किसी एक ही परमाणु के द्वारा दान किया जाता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन बंध कहते हैं, यानी उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे दो कंपाउंड्स हैं आपके ए एंड बी, और इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया गया, बी को, तो ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेंगे ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएंगे। ये जो एटम होगा डोनर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। तो इसी एक्सेप्टर में वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। वैकेंट ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, अनहाइब्रिडाइज होंगे। क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये डोनर अपना जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि लोन पेयर क्या है, एलपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलपी। लोन पेयर क्या है, तो वे इलेक्ट्रॉन की जोड़े जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बंध बनाने में भाग लेते हैं कम पूर्ण रूप से उसे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स विच आर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के ये आपकी कंडीशन आ गई कि डोनर एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनती है क्या बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बना तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। और इस कंपाउंड का स्टडीज जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्टडीज जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे वही केमिस्ट्री हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो हमने बताया दोज बॉन्ड in which lone pair electrons are donated into the vacant unhybridized orbitals are called coordinate bonds, and those atoms which have the vacant unhybridized orbitals known as acceptors. It means we can say that those bonds which are found between donor and acceptors atoms known as coordinate bonds. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम ये कहेंगे कि जब दो परमाणुओं के बीच, डोनर एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एंड द बॉन्ड व्हिच आर फाउंड बिटवीन
compounds known as coordination compound, and this type compounds studies in chemistry known as coordination chemistry. It means we can say that coordination chemistry is a branch of chemistry in which studies about the coordinate compounds. Studies about the coordinate compounds known as coordination chemistry. फिर सुन लीजिए, the branch of chemistry in which studies about the coordinate compounds known as coordination chemistry. तो ये रहा डिफिनेशन हमारे चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। ध्यान से देखिए, अब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे तो उसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो जिस यौगिक में उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं, और उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अध्ययन जिस केमिस्ट्री में करते हैं उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इसी पे परिभाषा बनेगा, डिफिनेशन बनेगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच स्टडीज अबाउट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आइए इसके बाद हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने से पहले हम जानेंगे डबल सॉल्ट, द्विक लवण क्या है, द्विक लवण क्या है। तो डबल सॉल्ट जो होती है दो लवणों के मिलने से बनती है। जैसे हमने यहां पर ले लिया FeSO4 NH4 SO4 6H2 फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर साल्ट। अब इस मोहर साल्ट का हम जल अपघटन कराएं तो Fe पर +2 SO4 पर -2 अमोनियम आयन पर +1 और SO4 पर -2 प्लस 6H2O 6H2O। जल गैस अणु अवस्था में ही पाई जाती है, यौगिक रूप में पाई, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका नियम होता है जो आप पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सब पे 2-2 चार्ज है, जिसमें क्यों एक चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम 2 है तो 2 प्लस ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या कहेंगे, दो सॉल्ट व्हिच लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन नोन एज डबल सॉल्ट। यानी वे लवण जो अपनी पहचान विलयन में खो देते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, डबल सॉल्ट। अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। क्या हो गया, आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूर्ण रूप से आयन में क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया। अर्थात यहाँ पर जो इसका आणविक अवस्था था वो समाप्त हो गया। यहाँ पे जो जटिलता थी क्या हो गई, इसकी समाप्त हो गई, खो दिया। तो हम कहेंगे दो सॉल्ट व्हिच लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन नोन एज डबल सॉल्ट। हमने एग्जांपल ले लिया फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी इसको हम कहते हैं मोहर सॉल्ट्स। क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट्स, पूर्ण रूप से आयन में टूट गया। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने ले लिया K4 FeCN6, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन में जल में विलयन में डाल दिए। ये टूटेगा 4K प्लस और FeCN6 पर 4- तो ये हो गई इसकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की और डबल सॉल्ट की। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि डबल सॉल्ट के अंदर जो आणविक अवस्था थी परमाणुओं की वो पूर्ण रूप से किस में कन्वर्ट हो गई, आयन में। जबकि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड में चल रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जल में अपघटित होने के बाद भी
कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर सिंपल आयन प्राप्त हुआ और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त हुई। बस इसी बेस पे हम अपना डिफिनेशन बनाएंगे। दोज कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट those compounds which do not lose their identity in the solution known as complex compounds or coordinate compounds। एक सिंपल डिफिनेशन है ये, किसके आधार पर, ये कंपैरिजन के आधार पे। those compounds which do not lose their identity in the solution known as complex or coordinate compounds। इसका सेकेंड डिफिनेशन है, those compounds in which metal atoms or ions, metal atoms or ions linked with anions or neutral atoms by the coordinate bonds known as coordination compound। फिर सुन लीजिए, those compounds in which central metal atoms linked or are attached with anions or neutral atoms by coordinate bonds known as coordination compounds। यानी जो भी यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो किससे जुड़े होंगे, न्यूट्रल एटम से या किससे जुड़े होंगे, एनायन से। ये न्यूट्रल एटम है और यहाँ पर हमने लिया आपका Fe और हमने ले लिया Cn। क्या ले लिया, Cn। ये एनायनिक है यानी नेगेटिव चार्ज वाला है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या करेगा, लोन पेयर रखेगा अपने पास जो डोनेट करेगा। तो क्या कोऑर्डिनेट बनता ही है लोन पेयर के डोनेशन से, हमने शुरू में ही बताया। यहाँ पर न्यूट्रल एटम है, केवल यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो वो डोनेट करेगा। और यहाँ पर लोन पेयर किस रूप में, नेगेटिव चार्ज के रूप में है, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम्स लिंक्ड और आर अटैच्ड विथ neutrals or anionic atoms by coordinate bond known as coordination compound। यह रहा आपका डिफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो उसको जरा सा देख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की निर्माण कैसे होती है। हमने यहाँ पर ले लिया आपका सेंट्रल मेटल एटम, निकेल और 4 न्यूट्रल एटम्स ले लिए और स्क्वायर ब्रैकेट में ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कैसे बन रहे हैं ये, यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा किसको, निकेल को। किसको, निकेल को। लोन पेयर को हम Lp के रूप में क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर जो ये मेटल है इसमें पाया जाएगा वैकेंट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा, अर्थात ये कहलाएगा एक्सेप्टर। क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। और ये कहलाएगा हमारा डोनर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है किससे किसके बीच, एक्सेप्टर एंड डोनर के बीच। तो निश्चित ही कंप्लीटली यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही बॉन्ड बनेंगे। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि कैसे बनता है। तो when central metal atoms accept lone pair electron, when central metal atoms accept lone pair electron from the neutrals या anionic atoms, then form a coordinate compounds because
in this process coordinate bond is developed between donor and acceptors, so it is formed only coordinate compounds। अर्थात जब डोनर और एक्सेप्टर के बीच लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कोऑर्डिनेट ही बॉन्ड बनेंगे, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही कहलाएगा। अब इस कंपाउंड की कैरेक्टर क्या है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम, कौन एटम? सेंट्रल मेटल एटम certified by two type of valency, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, दो प्रकार के वैलेंसी के द्वारा क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी जो आयनिक होती है, सेकेंडरी वैलेंसी ये आयनिक नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी किस पे आधारित होती है? It depends upon oxidation number। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा पर निर्भर होती है, उस पर संतुष्ट होती है। और ये किस पे होती है? ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। किस पर? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहला कैरेक्टर हुआ इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम सर्टिफाइड बाय टू टाइप ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज सर्टिफाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी सर्टिफाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड इसका कैरेक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इट रिटेन्स देयर आइडेंटिटी in the solution because it have definite geometry in both solid as well as liquid mediums। सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स दोनों में ये डिफिनिट यानी निर्धारित ज्यामिति को रखता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर अपनी पहचान को पुनः क्या कर लेता है? वापस ले लेता है। थर्ड इसका जो कैरेक्टर है, complex compound do not ionize completely to give constitution। जैसे आपने ये पढ़ा था फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या पढ़े थे आप? फेरस अमोनियम सल्फेट। ये जब आयोनाइज हो रहा था तो इसके जो घटक कण थे सब आयन में पूर्ण रूप से क्या हो जा रहे थे? विघटित हो जा रहे थे। इस तरह की कंडीशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होती है। अर्थात इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली टू गिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक डबल साइड। चौथा इसका जो कैरेक्टर्स है, चौथा कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इट इज कलर्ड बिकॉज डी ट्रांजिशन, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। किसके कारण? डी ट्रांजिशन के कारण। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कंसेप्ट्स। अब हम जानेंगे सेंट्रल एटम्स क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ एटम्स क्या कहलाता है, लिगेंड्स क्या है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत ही रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हम टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा दिक्कत करेगा आपको। तो मित्रों, यहाँ तक आपको मुझे वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि उसमें हम जाने व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, कैसे पहचान करेंगे कि इस कंपाउंड में यही सेंट्रल मेटल एटम्स है। इसकी पहचान आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम। फिर जानेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, लिगेंड्स क्या है, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल्स, आयनिक, कैटायनिक्स, ये सारे लिगेंड्सों के बारे में जानेंगे। फिर हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन के अगले स्टेप में जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। इसके लिए धन्यवाद।